अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप्स सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं ड्रॉ टेबल टू शो द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं टेबल बनाना है जिसमें आपने एस्टिमेशन बतानी है डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो इसके लिए हमने चैप्टर में पढ़ा था एक टेबल लाइक ये आपके पास टेबल है सम फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि जो प्रोटॉन का मास होता है। ये लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो बेसिकली 10⁻⁻15 होता है। न्यूक्लियस का मास 10⁻14 होता है। हाइड्रोजन एटम का डायमीटर इतना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ एस्टिमेशन है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली मतलब होता है वो डिजिट्स में बात की जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है जो एग्जैक्टली होती है वो हमारे पास इसका मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 होता है। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्टली वैल्यू होती है। लेकिन जो इसकी एस्टिमेशन हम लगा लेते हैं ये -31 इसका एग्जैक्टली मैच होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसकी एस्टिमेशन है वो -30 है तो ये डिफरेंट एस्टिमेशन है डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन है उसकी एस्टिमेशन जो मास है हमारे पास -27 है। बैक्टीरियम का -15 है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मॉस्किटो का अगर मास देखें, ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड का देखें, ये वाला बर्ड होता है। ठीक है, बेसिकली तो इस बर्ड का मास आपके पास गिवन है और इसके अलावा 1 लीटर पानी का मास गिवन है। मोटरसाइकिल का अप्रॉक्सीमेटली, एटमॉस्फेयर का, हमारे पास मून का, ज़मीन का, सूरज का, यूनिवर्स का। तो ये सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज है। ठीक है, इसी तरह से हमारे न्यूक्लियस का लाइफ टाइम है, आपके पास विजिबल लाइट का टाइम पीरियड है। ठीक है, सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स का। तो ये टाइम डिफरेंट चीज़ों का दिया हुआ है। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, इंसानी ज़िंदगी में कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये पूरे का पूरा टेबल इसके आंसर में गिवन है। आपने पूरा टेबल नहीं ड्रॉ करना है, एटलीस्ट कुछ आपको चीज़ें तो लाजमी याद हों। लाइक हमारे पास प्रोटॉन का आप लिख लें, आप कह लें न्यूक्लियस का लिख लें, आप हाइड्रोजन का देख लें, ये कुछ लाजमी याद कर लीजिएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ का देख लें, इस लाइट ईयर लाजमी कर लें। ठीक है, मिल्की वे आप लाजमी कर लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा सारे कर लीजिएगा लेकिन बेटर ऑप्शन इनमें से एटलीस्ट ये तो लाजमी करें। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का देख लें और इसके अलावा प्रोटॉन का देख लें, इलेक्ट्रॉन का देख लें, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ लाजमी इसमें टेबल में कर लीजिएगा। इसी तरह से एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री को कितनी है, अर्थ की एज कितनी है। तो ये एटलीस्ट कुछ इसमें से लाजमी कर लीजिएगा। ओवरऑल इसके आंसर में ये कंप्लीट टेबल आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें भी की तो वो यार ये क्या है, ड्रॉ अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेशन और सम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आप एटलीस्ट 4-4-5-5 याद कर लीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, 4-5 इसमें से, 4-5 इसमें से, 4-5 इसमें से, जिसमें एस्टिमेशन आपको बताई गई है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है, आपने यूनिट्स बताने हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट निकालना है, वर्क का निकालना है, पावर का निकालना है, प्रेशर का निकालना है। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर में देखा था, उसको डिटेल में किया भी था ड्राइव। ये आपके पास 1.2 कह लें टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने सबसे पहले फोर्स के यूनिट निकाले थे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा। टाइम यहाँ पे ऑलरेडी एक दफ़ा था, एक दफ़ा इसकी वजह से आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का स्केल आ जाएगा। मास का यूनिट केजी होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का पर सेकंड स्केल होता है। तो यहाँ पे हमने डिराइव क्वांटिटी जो फोर्स है उसका यूनिट निकाल लिया बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली ये मैंने आपसे कहा था ये हमारे पास ना 7 क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनके ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये मीटर और इनके ये सिंबल्स हैं। आपने ये बेस क्वांटिटीज को याद रख लेना और किसी भी क्वांटिटी की इनके अलावा जो कोई क्वांटिटी होगी, जैसे फोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिक 7 होती हैं बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना पड़ेगा कि मीटर को हमेशा लेंथ में, टाइम का सेकंड होता है, मास का केजी होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। ठीक है, करंट का एम्पेयर होता है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, बाकी इनके अलावा सारी की सारी ड्राइव्ड है। जब हमें पता है कि मास का केजी होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है, और सॉरी मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो हम न्यूटन का फार्मूला हमने निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। इसी तरह से वर्क है, वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट डी होता है ना, मतलब हम फार्मूला पढ़ते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब फोर्स का तो हम इसी तरह से आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम फोर्स का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, या फिर आप इन्हीं सारे स्टेप्स को अगेन यहाँ पे लिख लेंगे। फोर्स हमारे पास क्या होता है, एम ए एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ओवर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से चलता रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम हो गया तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट ऑन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मास की जगह केजी आ जाएगा और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसी तरह से वो मज़ीद आपको पास प्रेशर का भी पूछ रहा है, पावर का भी पूछ रहा है और इलेक्ट्रिकल चार्ज का भी। यहाँ पे एग्जैक्टली उनके लिखते हैं, लेकिन जब मैंने आपको लेक्चर करवाया था मैंने आपको डिटेल में करवाए थे। तो लाइक यहाँ पे देखें पावर का हमारे पास क्या होता है, वर्क ओवर टाइम होता है। वर्क का हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ये यूनिट लिखते हैं, नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो एक मजीद बढ़ जाएगा तो -3 आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बच्चे फोर्स के हमने यूनिट्स निकाल ली ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। एरिया क्या होता है बच्चे, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फोर्स का यूनिट लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा। अब मीटर स्क्वायर प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, या फिर हम ये कर लें कि ये एक इससे खत्म हो जाएगा, ये बाकी एक बच जाएगा, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट का फार्मूला हमारे पास क्या पढ़ते हैं, करंट हम पढ़ते हैं I = Q/T, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है आपने चार्ज का मालूम करना है, तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करंट के साथ, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो चार्ज का क्या आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अगले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट विद द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन, कि आपके पास कि ज़्यादा छोटी वैल्यू तक जिसकी डिवीजन्स हो, वो क्यों हम उसको प्रेफरेबल करते हैं। कहते हैं कोई सा भी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मैयर कर सकते हैं ना, मिनिमम वैल्यू जो वो मैयर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसका लीस्ट काउंट जो है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जितना लीस्ट काउंट कम होगा, वो उतनी ज़्यादा वैल्यू जो है ना हमारे पास उस वैल्यू तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उतनी छोटी वैल्यू हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो ज़्यादा, जिसकी स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन हो, जो ज़्यादा छोटी वैल्यू तक मालूम कर सके, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यूज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। तो हम डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास, हम लोग ना मोस्ट कॉमनली ये कंपेरिजन करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, या हम मीटर रूल या इंची टेप जिसको बोल देते हैं, या फिर हम वर्नियर कैलिपर लेते हैं, या फिर हम स्क्रू और गेज ले लेते हैं। अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जो मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होता है, ये 0 से 1 तक होता है, और एक लाइन की वैल्यू 0.1 होती है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक ये मालूम कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम 1 मिलीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो ये कहाँ तक वैल्यू एक्जैक्टली मालूम कर सकते हैं, ये 0.1 मिलीमीटर तक, ज़्यादा छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, ये 1 मिलीमीटर, और ये उससे ज़्यादा छोटी 0.1 मिलीमीटर तक। और अगर स्क्रू गेज को देखें तो ये उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर। तो इन सब में से प्रेफरेबल क्या होगा, स्क्रू गेज, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईली रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, या ज़्यादा वो छोटी वैल्यू, लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी थिकनेस 0.02 है उसको मालूम करना है, ये तो उसको एक्यूरेटली मालूम ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मालूम करने की है। तो उसको मैं मालूम नहीं कर सकती, उसके लिए फिर मुझे स्क्रू गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रीडिंग लेनी है। तो आप जितना ज़्यादा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा, उतनी जो आपके डिटेल्ड एनालिसिस, आप उतनी डीपली उस चीज़ को मेजरमेंट्स कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यूज को, स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन इंस्ट्रूमेंट। कि आप रीडिंग्स में जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जा रहे हैं तो हम रीडिंग्स को इनहेंस करते जाते हैं, मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं। कहते हैं उसकी वजह क्या है। इसकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब हम एवरेज वैल्यू मालूम कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई स्मॉल सा सिलेंडर है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिलेंडर लिया, अब मैंने अगर इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेरे पास सिलेंडर है तो मुझे इसको एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहली दफ़ा कैलकुलेट करूँगी तो मुझे उसमें थोड़ा डाउट होगा, मैं उसको दोबारा कैलकुलेट करूँगी, थोड़ा डाउट होगा, तीसरी दफ़ा मतलब अगेन उसको बार बार कैलकुलेट करूँगी। नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने के बाद ना मेरे पास एवरेज आ जाता है। जब इस तरह से हम एवरेज लेते हैं तो हम कहते हैं उसमें अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो एरर ज़्यादा नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग, जब बार बार आप परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो हमारे पास क्या होती है, जो डेविएशन होती है वो कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होगा, जो हमारे पास उसकी मीन वैल्यू होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो इसकी वजह से जब आप एवरेज वैल्यू लेते हैं ना उन रैंडम वैल्यूज का, तो हमारे पास कहते हैं हम एरर जो है वो मिनिमम होता जाता है, जिसकी वजह से डाटा हम कहेंगे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा हम रिलायबल हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली बच्चे हमारे पास ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ शॉर्ट पूछा हुआ तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। ये डिफरेंस हमने बताया कि अगर मेजरमेंट्स जो है ना वो आपस में क्लोज है, मतलब फॉर एग्जांपल आपस में एक दफ़ा मैंने ये इसको ना उसके साथ रिलेट करवाया, जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, जो हम लोग
टारगेट बुल आई के ऊपर टारगेट करना चाह रहे होते हैं एरो के जरिए, ठीक है। तो उसके जरिए अगर आप बार बार फॉल करवा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं और वैल्यूज एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, तो वो हमारे पास वो प्रिसाइज है। लेकिन अगर वो मेन पॉइंट ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के पास आएंगे, फिर वो हमारे पास एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी के लिए हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास कितना है। क्लोजनेस प्रिसीजन में देखते हैं वो आपस में क्लोज टू कितना है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको रिलेट करवाया हुआ, इसके अलावा ये आगे उसको डिटेल में किया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यहाँ से नहीं करेंगे, ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको की बुक से ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंस तो मस्ट होते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रिसीजन हमें बताता है कि जो डाटा है वो आपस में क्लोज कितना है, ठीक है। और एक्यूरेसी हमें बताती है कि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, ये वैसे लिखा है प्रिसीजन हमें बताती है रेजोल्यूशन या लिमिट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको टॉपिक से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि प्रिसीजन बेसिकली हमें बताती है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स विद ईच अदर, कि वो बताती है वो कितना एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, एक दूसरे के कितना क्लोज है। तो वो डेफिनेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि वो मेजर वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है। तो कहते हैं अगर कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो। इसी तरह से अगर कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, जिसमें हमने ये डिटेल में ये टॉपिक देखा था कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये प्रिसाइज है, आपस में तो क्लोज टू है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये इसके पास नहीं है। तो प्रिसाइज होने का मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये देखें, ये वैल्यू जो है ना, ये इस सेंटर आई बुल आई के पास तो हैं, लेकिन आपस में ये डिफरेंट है, तो ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा, तो ये कंडीशन है। दूसरा ये कहते हैं ये हमारे पास सिंगल वैल्यू से भी डिटरमिन की जा सकती है और ये सेवरल वैल्यू लेनी पड़ती है, जिसमें हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं। अगर कोई भी मैं सिंगल वैल्यू लेती हूँ ना, तो वो अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू के या सेंटर के या बुल आई के पास टारगेट के पास होती है, तो मैं कहती हूँ ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर मुझे प्रिसीजन देखनी है तो मुझे बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वैल्यूज का हम आपस में देख रहे होते हैं, तो उसमें सेवरल मेजरमेंट्स लेनी होती है, उसमें सिंगल लेनी पड़ती है। ये परसेंटेज आई के ऊपर डिपेंड, अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये एब्सोल्यूट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने अनसर्टेनिटी की टाइप्स देखी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, बेसिकली लीस्ट काउंट होता है। परसेंटेज क्या होती है, इससे मेजर्ड वैल्यू के साथ भी हम इसको रिलेट करवाते हैं। लाइक हमने ना अनसर्टेनिटी का टॉपिक जब पढ़ा था ना, तो हमने इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पड़ी थी। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो बेसिकली लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, डायरेक्ट लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। और जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, वो हम लोग पहले उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ उसको रिलेट करवाया जाता है। तो ये डिपेंड करेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, क्योंकि इसमें मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के साथ उसका रेफरेंस लिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइस के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और जितनी इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्मॉलर होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जिसमें जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉलर होगी इतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे हम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशंस के ना हमने एडवांटेजेस में पढ़े थी, उसकी एप्लीकेशन फर्स्ट, ये हमारे पास टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें हमने सबसे पहले होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन था, जिसमें हमने कहा था फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। अगर इस इक्वेशन में फर्स्टली हम लेफ्ट साइड के डायमेंशंस देखते हैं, जैसे वेलोसिटी है उसके डायमेंशन हमने देखी LT -1 बच्चे। वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L होती है, और टाइम की कैपिटल T है। ये नीचे है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड की डायमेंशन देखिए, फिर हम राइट साइड की मालूम करेंगे। राइट साइड की डायमेंशन कैसे निकलेगी बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की ही डायमेंशन आएगी, और ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों सेम होगी, तो ये इसको 2 टाइम लिखिएगा, ये कॉन्स्टेंट है, इसका तो डायमेंशन नहीं है, तो राइट साइड की भी डायमेंशन क्या है, LT -1। अगर दोनों की डायमेंशन सेम हो तो हम कहते हैं वो होमोजीनियस है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पहले तो हम बता रहे हैं कि दोनों साइड्स की डायमेंशन अगर सेम है तो इसका मतलब है वो होमोजीनियस है, इसको होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाया हुआ है। अगर इसको की बुक से देखना चाह रहे हैं तो उसमें भी यही कह रहा है कि डायमेंशन दोनों साइड्स की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल इसी चीज़ को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उसको वर्ड्स में बता रहा है, आपने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वो उसको सॉल्व कर लें या फिर वर्ड्स में बता दें एक ही चीज़ है, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप इसको ये वाले एग्जाम्पल प्रॉपरली सॉल्व करके बताएं, ठीक है। अगला वो शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बॉल इज थ्रोन इन द एयर, 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स, 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो इंडिविजुअली मेजर कर रहे हैं टाइम को, और वो कितना टाइम लेती है वापस आने में, ठीक है। जो टाइम डिफरेंट स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं वो 6.2 है, 6.0 है, 6.4 एंड सो ऑन। कहते हैं आपने पहली बात इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, फिर आपने बताना है कि ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो कितना, ठीक है। तो 5 डिफरेंट रीडिंग्स है। तो इस तरह से जब रीडिंग्स मल्टीपल वैल्यूज आ रही हो तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एवरेज
ये हमने रूल पढ़ा था अनसर्टेनिटी में कि जब अनसर्टेनिटी आ रही हो किसी एवरेज वैल्यू में, जब आप मैनी मेजरमेंट्स लेते हैं तो सबसे पहले आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कैसे? वो जो मेजरमेंट्स होती हैं उनकी एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं? जितनी वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करके उसके नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर 5 वैल्यूज हैं तो जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे और 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। फिर हम हर वैल्यू को उस मीन वैल्यू से एवरेज डेविएशन लेंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे। फिर वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज ले लेंगे तो वो अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी को सॉल्व करते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन को। पहले तो हमारे पास हमने टाइम मालूम करना है। वो टाइम कैसे मालूम करेंगे? जितनी वैल्यूज आ रही है ना इनका एवरेज लें। एवरेज कैसे लेंगे? इन सबको सम करके 2 से इसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कैसे लेते हैं? 5 वैल्यूज थी, सबको सम किया, उस 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमें टाइम बता देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू बता देगा, मीन टाइम। अब हमने अनसर्टेनिटी कैसे लेनी है? हर वैल्यू की, मतलब फॉर एग्जांपल 6.2 है, 6.2 की इस एवरेज से डिफरेंस लेंगे। 6.4 है, इसका 6.1 से सॉरी 0 है, 6.1 से डिफरेंस लेंगे। तो ये देखिए, पहले 6.2 का डिफरेंस लिया, फिर 6 का डिफरेंस लिया, फिर 6.4 का डिफरेंस लिया, फिर 6.1 का लिया, 5.8 का लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने इन सब की मैग्नीट्यूड लिया, जो डिफरेंस आया उनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है उसमें फिर क्या होता है, ये माइनस साइन जो है ये खत्म हो जाता है। तो इन सबको हमने सम अप कर लिया, मैग्नीट्यूड लिया, तो ये देखिए मैग्नीट्यूड लिया तो किसी के साथ माइनस आएंगे, सबको सम करके 5 से डिवाइड कर दिया। ये एवरेज डेविएशन आ गई उसमें। ठीक है, तो आंसर उसका क्या आया था? 6.1। उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई? हमने पहले डेविएशन फाइंड आउट की। डेविएशन का मतलब है डिफरेंस लिया हर वैल्यू का इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हमने उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, और उनका एवरेज लेंगे, उन डेविएशंस का एवरेज कैसे लेंगे? उन सारी वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी हमें बता देगा। ठीक है, अच्छा अनसर्टेनिटी 0.16 सेकंड थी, उसने ना उसको राउंड अप कर दिया 1 डिजिट तक। तो 1 है, आगे 6 है, 6 5 से बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा। तो 0.2 सेकंड उसको अनसर्टेनिटी में लिख दिया। उसकी वैल्यू 6.1 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.2। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एनर्जी ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी का फार्मूला गिवन है, इज इक्वल टू एच एफ। कहते हैं एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ई एनर्जी है, आपने प्लैंक्स कांस्टेंट एच की डायमेंशंस निकालनी है। तो ये हमारे पास जब मैंने टॉपिक करवाया था तब मैंने डिटेल में करवाया भी था। अगेन इसको देख लेते हैं। मुझे हमारे पास ई इज इक्वल टू एच एफ है, एनर्जी है, एफ फ्रिक्वेंसी है, एच हमने निकालना है। तो एच इधर रहने दें, एफ इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो हमें पता होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अच्छा, इसकी डायमेंशन कैसे निकल सकती है एनर्जी की वजह? इसको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से भी निकाला जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2। ये वैसे आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन अगर फिंगर टिप्स पे नहीं दी है तो ये एम वी स्क्वायर के फार्मूले से निकल सकती हैं। ठीक है, एम वी स्क्वायर, एम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? कैपिटल एम होती है, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है तो इसको लिखेंगे नहीं। कैपिटल एम होती है मास की, और वी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। ये अब आपको चैप्टर पढ़ के काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, एल टी माइनस 1। अब ये -1 है, इसकी पावर आपने लेनी है 2। पावर लेने का मतलब क्या है? इसको पावर के इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एल की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2। तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है, ये पावर माइनस है, माइनस सिर्फ ये क्या होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो टी इनवर्स होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इनवर्स होती है टाइम पीरियड का। फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/t होता है। ठीक है, तो अब 1/t है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो इसकी -1 हो जाएगी। इन दोनों के डायमेंशन को इधर पुट ऑन कर देंगे, ये माइनस में बचेगी, -1 इसके साथ खत्म हो जाएगा, बाकी इधर एक ही बच जाएगा तो t-1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जस्टिफाई बाय ऑल मेजरमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी। हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्यों होती है? कहते हैं कोई भी अनसर्टेन मेजरमेंट्स है उसमें अनसर्टेनिटी लास्ट में होती है। अब वो किस वजह से हो सकती है? वो ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है। ह्यूमन एरर के इंसान जो है वो मे बी एक्सपीरियंस पर्सन ना हो, नया नया पर्सन हो, उसको रीडिंग्स अच्छे से आती ना हो, रीडिंग ना आती हो, एस्टिमेशन ना करनी आती हो। ठीक है, तो पहले रीज़न ये हो सकती है। दूसरा ये जो है कि वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो अच्छा ना हो, उसका लीज काउंट ज़्यादा बेहतर ना हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था ना, जिसका इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, मे बी वो अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल वर्निंग कैलिपर है तो उसको जंग लगाओ, वो ठीक ना हो, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, टूल ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रिसीजन का मतलब है कि मतलब वही उसका लीज काउंट मतलब उस तरह से बेटर नहीं है। मैं अगर वर्निंग कैलिपर के बजाय बच्चे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लीज स्क्रू गेज इस्तेमाल करूंगी ना तो वो ज़्यादा मुझे एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट की जो
परफॉर्म कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई एक्सपेरिमेंट आज परफॉर्म किया, आज बारिश हो रही थी बाहर, तो अगले दिन मैं वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती हूँ लेकिन बाहर धूप निकली हुई है, और वो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंसिटिव है, वेदर सेंसिटिव है, तो वो चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यूज़ वगैरह। तो वो सारी चीज़ों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह से एरर्स पॉसिबल है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कंप्रीहेंसिव कहते हैं डिफाइन एक्सप्लेन दी टर्म अनसर्टेनिटी। अगेन वही अनसर्टेनिटी को हमने एक्सप्लेन करना है डिटेल में, इसमें अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक आ जाए। मतलब ये अनसर्टेनिटी हमने डिफाइन किया है कि क्यों होती है, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, एरर कौन से हो सकते हैं, फिर हम किसी भी वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं, एब्सोल्यूट कौन सी होती है, फ्रैक्शनल कौन सी होती है। तो ये तकरीबन यहाँ तक इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ उसके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने रूल्स बताने हैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो उसी फर्स्ट वाले टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन से नीचे है, ये देखें, ये डिफरेंट रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप दो वैल्यूज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ वैल्यूज है, पावर वाला है या टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये यहाँ तक सारे इसके रूल्स के आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डज द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन। डायमेंशन का मतलब क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, उसके एग्जांपल के साथ रिलेट करवाना। तो ये मैंने टॉपिक आपको करवाया भी था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 7 बेसिक क्वांटिटीज होती है, इनके डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। पहले वो डायमेंशन बता रहा होती क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर बताता है, फिर उसकी डेफिनेशन बता रहा है, मतलब किसको बोलते हैं डायमेंशन, इन 7 क्वांटिटीज डायमेंशन क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं और ये एडवांटेजेस हैं। हम होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं, किसी भी एक क्वांटिटी का फार्मूला चेक कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इतना, ठीक है। ये लिमिटेशन है, आप करना चाह रहे हैं तो भी ओके, नहीं करना चाह रहे तो भी ओके, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेशन, और एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका टॉपिक आ जाएगा स्टार्ट में, ये एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एस्टिमेशन होती है क्या है, किस तरह से हम करते हैं, अगर लेंथ की कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर एरिया की कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की कर रहे हैं, अगर ये नीचे आ रहा है वही कि अगर हम मैथ्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर यहाँ तक आ जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको रेफर कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये आज के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।